साइशी तिवारी और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीसेंट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट का एक टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने इन अ सिंगल वीडियो वो सारे टाइप कवर किए थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन ये वीडियो भी हमारा एक सिंगल वीडियो में सारे टाइप को कवर करेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जब भी देखें तो लास्ट तक डेफिनेटली देखें, बिकॉज इसको देखने के बाद आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन और मोस्ट ऑफ द डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमें इस तरीके से सॉल्व करने हैं, या फिर अब तक जो क्वेश्चन आपको नहीं बनते थे, है ना। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 1 से 2 कंडीशन एक ही क्वेश्चन में मिलाकर पूछी जाती है। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा इंडिविजुअली सिंपल इंटरेस्ट से जो भी क्वेश्चन आते थे वो हमने कवर कर चुके हैं, और इंडिविजुअली कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आज करेंगे। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मर्ज करके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देती हूँ जिस चैप्टर में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, वैसे तो आप लोग अवेयर होंगे, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, आपके क्वेश्चन में बिल्कुल भी ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने के लिए कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए जो कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखने को मिलती हैं। ओके, तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, तो देखो क्या होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब एक इंटरेस्ट के ऊपर दूसरा इंटरेस्ट और लग जाना कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे बात आती है ए, दैट इज अमाउंट। कौन सा अमाउंट? कंपाउंडेड अमाउंट, मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको निकालने को पेपर में पूछा जाता है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, देखिए, P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n या फिर t। ठीक, यहाँ पे टाइम को t या n से भी कई जगह डिनोट करके दिखाया जाता है। ओके, और R दैट इज रेट, यानी कि दर, प्रतिशत कि कितने प्रतिशत ब्याज पे वो चीज़ उसको दी गई है, और P प्रिंसिपल, जो कि हम लास्ट क्लास में ये सारी टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली अगर आपको निकालना है तो जो मिश्रधन होगा, मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन में से आप मूलधन को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है तो उसके बेसिस पे आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि CI = P। ये वाला जो मतलब A का फॉर्मूला है, ये A है, A की जगह पे आप ये वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए और माइनस ये वाला P, तो वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में हम A की जगह ये वाली वैल्यू पुट करके डायरेक्ट CI निकाल सकते हैं। ओके, और इसमें अगर निकालना है तो पहले आप A निकालिए, फिर आप A - P निकालिए, तो भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ओके, देखिए, इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, दैट इज वेयर मोर देन 1 रेट इज गिवन फॉर डिफरेंट ईयर्स। जैसे एक से ज़्यादा रेट आपको गिवन है, मान लो 1 ईयर के लिए रेट अलग है, 2nd ईयर के लिए रेट अलग है, 3rd ईयर के लिए रेट अलग है। ठीक है, और आपको तब मिश्रधन निकालना है, दैट इज चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि अमाउंट निकालना है। तो आप क्या करोगे? P एक ही बार लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, हर बार यहाँ पे P लिख देते हैं। ठीक है, बट P एक ही बार आएगा। देखो, R कितनी है, मान लो यहाँ पे 3 है। ठीक, 3 अलग अलग साल के लिए 3 अलग अलग आपको रेट, इंटरेस्ट ऑफ रेट गिवन है। तो फर्स्ट ईयर के लिए 1 + R1/100, सेकेंड ईयर के लिए 1 + R2/100, और 3rd ईयर के लिए 1 + R3/100। ओके, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, और P को एक ही बार कैलकुलेट किया जाएगा इन द टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, एक बार होगा मल्टी, उसके बाद ये सारे जो जितनी भी रेट हैं, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिए 3 रेट का, हो सकता है पेपर में आपके 2 साल के लिए, 2 अलग अलग साल के लिए 2 अलग अलग रेट गिवन हो, तो ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, इतना तक आएगा बस। ओके, तो इस तरीके से आपको 2 अलग अलग सालों में 2 अलग अलग रेट पर मिश्रधन अगर निकालना है, कंपाउंडेड अमाउंट अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इस फॉर्मूले के साथ जाएंगे। ओके, चलो
इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट इज हेयर, क्या है ये चीज़, तो आप इसको और देख लीजिए एक बार। दैट इज कि अगर आपका इंटरेस्ट, ठीक, इंटरेस्ट गिवन इन द फॉर्म ऑफ हाफ ईयरली, मतलब अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली दिया गया है, ओके, मतलब सिर्फ 6th मंथ की बात, या फिर 6 माही हिंदी में वर्ड यूज़ किया जाता है, इस तरीके से है इंटरेस्ट, दैट इज ब्याज, और ये गिवन है अगर 6 माही या फिर हाफ ईयरली, तब देखो क्या कंडीशन होगी, रेट विल बी हाफ, मतलब रेट आधी हो जाएगी और जो टाइम है वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। कब? जब इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली काउंट होगा तब। और अगर आपका इंटरेस्ट, ये वाले क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं भाई, मतलब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कब हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है इसमें, तो उसको आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आपका इंटरेस्ट क्वार्टरली है, मतलब तिमाही है, तिमाही काउंट होता है अगर, तो रेट जो होगी वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी और टाइम जो होगा वो डिवाइड इनटू 4 हो जाएगा, मतलब जो भी गिवन होगा रेट या टाइम, ठीक, तो अगर तिमाही होगा तो रेट को 4 से आप भाग दे दोगे और टाइम को आप 4 से गुणा कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे देखो मैंने 2 ईयर का चार्ट बनाया है, इसके अलावा आगे अगर मान लो 6 मंथ या 3 मंथ का डेटा नहीं दिया है, कोई और मंथ का डेटा है और आपको तब बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन क्या होगा, तब भी देखो रेट और टाइम में कैसे इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका इंटरेस्ट 6 मंथ वाला है, मतलब हाफ ईयरली है, तो अभी मैंने रिसेंटली बताया कि जो रेट है, रेट विल बी हाफ और टाइम क्या हो जाएगा 2 गुना, ठीक है, कब? जब 6 मंथ की बात है, ठीक है, तो हम इस तरीके से कर देंगे, रेट हो जाएगा आधा और टाइम हो जाएगा 2 गुना। लेकिन जब 3 मंथ दैट इज क्वार्टरली की बात है, तो टाइम हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, और सॉरी रेट हो जाएगी डिवाइडेड बाय 4 और टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4। लेकिन जब बात 4 मंथ की होगी कि जो इंटरेस्ट है वो 4 मंथ में काउंट किया जाना चाहिए, तो रेट क्या हो जाएगी आपकी डिवाइडेड बाय 3 और टाइम हो जाएगा इंटू 3, ठीक है। और अगर इसी प्रकार 5 मंथ, तो जो आपका रेट है वो आप उसमें 12 डिवाइडेड बाय 5, 12 बाय 5 से डिवाइड करोगे जो भी रेट गिवन होगी, और टाइम में 12 बाय 5 से इंटू करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अप टू सो ऑन, मतलब अगर यहाँ पे और कोई टाइम होता है इंटरेस्ट का, तो इस तरीके से आप 12 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 12 के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते जाओगे, ठीक। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो इस ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक तरफ नोट कर लीजिएगा कि अगर टाइम इस फॉर्म में, इंटरेस्ट अगर इस टाइप से काउंट किया जा रहा है, तो रेट और टाइम में किस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए, हाँ, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगेन आज की क्लास में भी मैं सारे बेसिक से मॉडरेट और एडवांस तीनों लेवल को एक ही वीडियो में काउंट करूंगी और कवर करूंगी, ठीक है। तो आपका जो भी लेवल है, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ ऑलरेडी आती है तो आपका एक रिविजन हो जाएगा, नहीं आती तो आपके लिए वो चीज़ एक न्यू डेटा के फॉर्म में ऐड हो जाएगी, ठीक। चलो अब देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,655 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे कल भी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कोई भी जो मिलने वाली राशि है ना, अगर वो प्रिंसिपल से ग्रेटर है तो क्या होगा, अगर प्रिंसिपल से ग्रेटर है तो दैट विल बी अमाउंट, और अगर प्रिंसिपल से लेसर है तो दैट विल बी इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब ये जो P है ये आपकी सेंटर वैल्यू है, जो वैल्यू मिल रही है अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है तो वो क्या होगी, अमाउंट होगी, और अगर वो वैल्यू P के कंपैरिजन में लेसर है तो वो क्या होगी, इंटरेस्ट होगी, ठीक है। अब यही सेम केस
यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, इफ अ सर्टेन अमाउंट बिकम्स दिस एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% इन 3 years, तो फाइंड द अमाउंट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, दोनों आपको बताऊंगी, आपकी चॉइस है कि आप किस वाले फॉर्मेट के साथ जाना चाहते हो। ओके, देखिए यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, वो राशि मतलब प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देयर आर 2 अप्रोचेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट अप्रोच आप देखिएगा क्या है कि हम होल वैल्यू कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, होल वैल्यू कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आगे जाना है, दैट इज अगर आपको अमाउंट निकालना है, तो आप होल वैल्यू का सीधा इंटू करोगे कितने टाइम, जितने टाइम की बात की गई होगी। और अगर आपको पीछे जाना है, दैट इज प्रिंसिपल पे जाना है, तो आप होल वैल्यू का ऑपोजिट गुणा करोगे कितने टाइम, जितने टाइम की बात की जाएगी। कैसे, जैसे हमें यहाँ पे वो राशि निकालनी है, दैट इज हमें निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल। ओके, हमें ये क्या गिवन है, ये गिवन है हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक, देखो कैसे पता चक्रवृद्धि मिश्रधन है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर मेंशन है। अगर यहाँ पे साधारण ब्याज की दर मेंशन होता, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का मेंशन होता, तो ये सिंपल इंटरेस्ट वाले का मिश्रधन होता। ठीक है, तो देखो होल वैल्यू सीआई के केस में, सीआई के केस में जो होल वैल्यू है वो रेट प्रतिशत यानी कि परसेंटेज रेट पे निकलती है। तो यहाँ पे हमारी रेट कितनी है, तो आप कहेंगे मैम रेट इज 10%, तो 10% की होल वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी, 10% मीन्स 10/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब यहाँ पे आया 1/10। तो 1/10 की होल वैल्यू क्या होगी, तो आप 10 और 1 का एडिशन कर दोगे, कितना हो गया 11/10, मतलब 11/10 क्या है, ये है होल वैल्यू। ठीक, तो होल वैल्यू अभी कैसी दिख रही है 11/10, ये सीधा फॉर्मेट है। हमें जाना कहाँ पे है, प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल पे जाने के लिए आप क्या करोगे, उल्टा गुणा करोगे। कैसे करोगे और किस पे करोगे, तो ये जो आपका मिश्रधन है 6655, ये आपका मिश्रधन है, इस पे होल वैल्यू का मतलब 11/10 का, 11/10 की जगह आप क्या लिखोगे 10/11। ठीक, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं तो उल्टा 10/11 कितने बार, 3 साल की बात की गई है, तो 3 बार होल वैल्यू का उल्टा गुणा। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हो। व्हेन यू कैलकुलेट दिस, तो व्हाट विल यू गेट, ये हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 13 31। ठीक है, ये 5 टाइम्स में इससे कट जाएगा। ओके, तो 5 × 1000 कितना हो गया 5000। तो ये 5000 क्या है हमारा P, और P क्या है हमारा आंसर। ओके, तो आप समझे फर्स्ट अप्रोच क्या थी इसको सॉल्व करने की, होल वैल्यू कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। और सीआई के केस में जो होल वैल्यू है वो दर प्रतिशत दैट इज परसेंटेज रेट पे निकलती है। कैसे निकलेगी, 10% मतलब 10/100, कैलकुलेट किया आया 1/10, तो 1 और 10 को जोड़ दिया कितना हो गया 11/10। 11/10 ये अभी लिखा है सीधा। ठीक है, सीधा गुणा या सीधा मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब हमें अमाउंट निकालना होगा। और किस पे करेंगे, जब आपको अमाउंट निकालना है तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल गिवन होगा, तो प्रिंसिपल पे आप सीधा इंटू करोगे कितने बार, जितने ईयर्स की बात की जाएगी। यहाँ पे हमें अमाउंट दिया है तो अमाउंट में उल्टा ऑपोजिट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमें पीछे यानी कि प्रिंसिपल पे जाना है। ओके, तो ये एक तरीका है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि प्रिंसिपल निकालना है, तो दूसरा तरीका है ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 1 + R/100 की पावर T। तो A आपको पता है 6655, P आपको निकालना है और 1 + R आपका 10 है डिवाइडेड बाय 100, T मतलब 3 इयर्स गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको यहाँ पे P की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 5000, जितनी अभी हमको आई है। ठीक, तो या तो आप ये सेकंड अप्रोच, या तो आप गो विद द फॉर्मूला, ठीक, या फिर आप ये होल वैल्यू कॉन्सेप्ट लगा के डायरेक्टली जो वैल्यू गिवन है उसमें उतने बार इंटू करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
आपकी चॉइस है, आप किसके साथ जाना चाहते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ 2400, ओके, मतलब और एट अ 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की जो गणना है वो वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए जो 2400 रुपये की धनराशि है उस पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अमाउंट। वहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकाल रहे थे तो जो अमाउंट था उसमें उल्टा गुणा कर रहे थे। अब अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में हम सीधा इंटू करेंगे किसका, होल वैल्यू का। तो ये हो गया हमारा 2400 प्रिंसिपल। अब होल वैल्यू, सीआई का केस है, होल वैल्यू किस में निकलेगी, रेट परसेंट पे, और रेट कितनी है 5%। तो 5% की होल वैल्यू कितनी हो जाएगी, होल वैल्यू हो जाएगी 5/100। 5/100 को क्या लिख सकते हो आप, 1/20, है ना। और 1/20 की होल वैल्यू क्या हो जाएगी, 21/20। कैसे हो गई, इन दोनों को जोड़ दिया, 20 में 1 जोड़ा 21 और डिवाइडेड बाय 20, ओके। तो 21/20 ये हो गया, ये आ गई आपकी होल वैल्यू। अब होल वैल्यू ये बाय डिफॉल्ट सीधी है, ठीक है। और जाना कहाँ है हमको, आगे, आगे दैट इज अमाउंट। तो अमाउंट पे जाना है तो आगे जाने के लिए सीधा इंटू करोगे। कितने बार करोगे, जितने टाइम की बात की गई होगी। हेयर 2 इयर्स की बात की गई है तो होल वैल्यू का आप सीधा इंटू करोगे 21/20 इंटू 21/20, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रीवियस क्वेश्चन में उल्टा इंटू किया था, 11/10 को 10/11 किया था। क्यों, क्योंकि पीछे यानी कि प्रिंसिपल पे जाना था। यहाँ पे अमाउंट दैट इज आगे जाना है तो हम सीधा इंटू करेंगे। 2 0 से ये 2 0 कट गए, ओके, और कट जाएगा, और ये कट गया 6, ठीक। तो अब आप इसका इंटू कर दीजिए, 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 441। तो 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और 6 4 ज़ा 24 और 4 24 और 2 26, तो 2664। ये क्या आ गया आपका अमाउंट। कौन सा अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्रधन या फिर कंपाउंडेड अमाउंट, ओके। और देखो आप चेक भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल कम है और मिश्रधन ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा वाली वैल्यू हमेशा जो प्रिंसिपल से ज़्यादा होगी वो मिश्रधन होगी, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में सिर्फ इतनी सी इक्वेशन है, ओके, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली पेपर में देखने को मिलते हैं, ओके। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आता है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक। अब यहाँ पे टाइमिंग चेंज हो गई इंटरेस्ट की, तो 4000 रुपये की राशि पर 3/2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। देखिए निकालना हमें यहाँ पे भी अमाउंट है ना, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पे टाइमिंग कैसा हो रहा है, हाफ ईयरली। और मैंने क्या बताया था कि जब भी हाफ ईयरली वाली बात हो तो आपकी रेट क्या हो जाएगी भाई, डिवाइडेड बाय 2, और आपका टाइम क्या हो जाएगा इंटू 2, ठीक है। तो रेट कितनी है 20, तो 20 का आधा हो गया 10%, ठीक। और टाइम कितना है आपका 3/2, तो 3/2 है, इसमें 2 का इंटू कर दो, 2 से 2 कट गया, मतलब यहाँ पे आएगा 3 हाफ ईयरली या 3 6 माही, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखो मिश्रधन निकालना है आपको तो A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर T। A आपको निकालना है, P कितना है भाई, P इज गिवन इन 4000 रुपीज़, 1 + 20 का आधा, R हो चुकी है 10 क्योंकि हाफ ईयरली की बात है, और टाइम हो गया है 3 6 माही, ठीक है। तो A = 4000, ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 11/10 की पावर 3, मतलब 3 बार इंटू करना है। तो बात वही हो गई, यहाँ पे हमारा होल वैल्यू ही लग रहा है, ठीक है। तो 4000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक।
1 2 3, 1 2 3, 3 0 कट गए, कितना बचा, ऊपर बचा 11 का क्यूब 13 31 और ये 4, इनटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5324। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, कैरी आया 1, 4 3 ज़ा 12 और 1 13, कैरी आया 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 5321। ये क्या है आपका मिश्रधन। कब, जब आपका जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली काउंट होगा तब। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। तो आपको ये टर्म बहुत केयरफुली देखनी है कि जो इंटरेस्ट है वो ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है या कौन सा ईयरली है। ठीक है, तो ये आपको देख के चलना है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से करना है। बहुत जल्दीबाजी में ये देखना मत भूल जाना कि टाइमिंग क्या है ना, क्योंकि अगर आपने ये चेंजेस नहीं किए, रेट विल बी हाफ और टाइम विल बी डबल, तो फिर आपका ये क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में समटाइम्स देखने को मिलते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, श्री यशवंत ने एक एफडी में कुछ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक, कोई पर्सन है जिन्होंने एफडी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, परिपक्वता होने पर, मतलब मैच्योर होने पर, हाँ मैच्योर होने पर कुल धनराशि कितनी मिलेगी यदि 10,000 रुपीज़ 6 महीने के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए हैं और ब्याज तिमाही संयोजित होता है। ठीक, तो देखो क्या क्वेश्चन है भाई, 10,000 रुपीज़ 6 मंथ के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इन्वेस्ट किए गए हैं। तो देखो करना क्या है हमको, यहाँ पे आप देखिए ब्याज कैसा है भाई, तिमाही, मतलब क्वार्टरली। ठीक, कंपाउंडेड क्वार्टरली। और मैंने आपको फर्स्ट ही स्लाइड में क्या बताया था कि जब भी क्वार्टरली वाली बात आती है तो आर क्या होगी, आर में आप 4 से डिवाइड कर दोगे और टाइम में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब आप देख लो आर कितनी है, कहाँ गई आर, आर इज 20%, तो 20% में आप 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 5%। मतलब अब आप जब फॉर्मूले में रेट लगाओगे तो आर कितनी लोगे, 5% लोगे। ठीक है, और टाइम को देखिएगा, टाइम कितना है हमारा 6 मंथ। ठीक है, टाइम है आपका 6 मंथ, तो आप इसमें क्या करोगे, क्वार्टरली होने के कारण 4 से इंटू मतलब 24, और 24 का मतलब क्या है 2 ईयर, है ना, एक साल में 12 महीने तो 2 साल में 24 महीने, तो 2 साल तिमाही, 2 साल तिमाही वाली बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूले में नया रेट और नया टाइम लेके चलोगे और कैलकुलेट क्या करना है आपको, अगेन यहाँ पे अमाउंट ही कैलकुलेट करनी है। वाई, बिकॉज जब एफडी मैच्योर हुई तो उसको कुल अमाउंट मिल कितना है आपको ये बताना है। तो उसने पैसे कितने लगाए थे भाई एफडी के लिए, 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो 10,000 ये हो गया आपका पी। नाउ होल वैल्यू आप लगा सकते हैं, 5% की होल वैल्यू क्या निकल जाएगी 21/20। कैसे, तो 5/100 और ये हो गया 1/20 और 1/20 मतलब 21/20। ये क्या हो गई इसकी होल वैल्यू। ओके, दो तिमाही के लिए लगा दो आप, तो कितना 21/20 इंटू 21/20। 2 बार क्यों किया हमने, बिकॉज टाइम कितना हो गया है 24 मंथ मतलब 2 साल, और 2 साल में तिमाही काउंट किया जा रहा है वो। ओके, चलो तो देखो कैलकुलेट कर लो, 2 0 से 2 0 कट गए, 21 2 1 ज़ा, आप इसको 20 से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 21 और 25 ज़ा 100, ये डबल ज़ीरो लग गया। ठीक है, और 2 1 0 से 1 0 कट गया और ये कट गया 25 टाइम्स, तो कितना हो गया 21 इंटू 21 इंटू 25, ये हो गया 441 इंटू 25। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, 25 1 ज़ा 25, कैरी आया 2, 25 4 ज़ा 100, 100 और 2 102, कैरी आया 10, तो ये कितना हो जाएगा 110। ठीक है,
तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 11025 और यही क्या है आपका अमाउंट, कौन सा कंपाउंडेड अमाउंट। ओके, तो आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझिए। आप चाहें तो डायरेक्ट सी आई इक्वल्स टू ए ब्रैकेट ए इक्वल्स टू पी 1 + r/100 टू द पावर टी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अदरवाइज होल वैल्यू लेंगे तो आप और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, आप देख लीजिए आप किस में कंफर्टेबल हैं। ठीक, चलो, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमा फिरा के हमसे पूछ सकता है। देखो, कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी चेंज, मतलब कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, है ना, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट तो कांस्टेंट रहेगा। वैल्यू लैंग्वेज आपको पेपर में घुमा फिरा के पूछी जाती है कि आप किस तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करे और आप वहाँ पे गलत करो। तो वो हमारा काम है कि हम आपको इतने तरीके से फ्रेमिंग वाले क्वेश्चन कराएं जिससे आपकी सारी चीज़ें डे बाय डे क्लियर होती जाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 2 years, मतलब 2 साल के लिए, इज 1000। ठीक है, मतलब यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है। नाउ अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मर्ज करके क्वेश्चन पूछे गए। देखिए कैसे, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर एक समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। करोगे कैसे आप, ये जो 1000 रुपीज़ है ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें एक धनराशि पर, मतलब हमें ये नहीं पता कि वो सम ऑफ मनी है कितना, तो आप क्या कर लोगे, मान लोगे। ठीक है, आपको पता है I इक्वल्स टू PRT/100 होता है। अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए कैसे करना है। I आपको पता है कि 1000 रुपीज़ है, तो ये हो गया 1000। ठीक, P आपको नहीं पता, R आपको पता है 8 है और टाइम 2 years है डिवाइडेड बाय 100। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप P निकाल सकते हो। ठीक, या तो डायरेक्ट P बराबर करके लिख दो, या तो एक फॉर्मूला याद रखो और उसी में पुट करके वैल्यू शिफ्ट कर दो। ठीक है, करने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 इक्वल्स टू P, इस तरीके से यहाँ पे निकल सकता है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा, और ये 2 5 ज़ा 10, 2 0 0। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा, और ये कितना हो जाएगा 25। मतलब कितना बचा, P इक्वल्स टू 250 इंटू 25, यही बचा। तो P कैलकुलेट कर लो। 25 0 ज़ा 0, 25 5 ज़ा 125, कैरी आया 12, 25 2 ज़ा 50, 50 और 10 60 और 2 62। मतलब ये 6250 क्या आ गया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ओके, अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे करने पर समान राशि पर, मतलब P विल बी सेम, समान दर से मतलब R भी सेम, और समान अवधि मतलब टाइम लिमिट भी सेम। ठीक, का क्या करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आपने देखा डायरेक्ट आपसे CI निकालने को नहीं बोला, उसने क्या बोला कि पहले आपको SI दे दिए हैं, उसके बेस पे आप P निकाल लो। P निकल जाएगा तो वही P R और T का यूज़ करके आप क्या करोगे, CI निकालोगे। ठीक है, तो अब आप कर लीजिए। तो आपका P कितना है 6250, ये आपका P है। ठीक है, हमें कहाँ जाना है, अमाउंट में। आगे जाने के लिए होल वैल्यू का सीधा गुणा। तो होल वैल्यू कितनी है हमारी, CI के केस में होल वैल्यू किस में निकलेगी, CI के केस में होल वैल्यू निकलेगी R% पे, और R% कितना है 8%। तो 8% का मतलब क्या है 8/100। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 4 ज़ा 8, 250, और कैलकुलेट कर लो, रिड्यूस 2 2 ज़ा 4, 225, मतलब 25 और 2 को जोड़ा कितना हो गया 27। तो 27 इंटू 27 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। वाई, बिकॉज टाइम लिमिट क्या है
2 ईयर्स, और नीचे कितना आएगा 25 इंटू 25, ठीक है। नाउ अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये क्या निकल रहा है हमारा चक्रवृद्धि, एक सेकेंड, हमें निकालने को बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ ये आ रहा है मिश्रधन, ठीक। और फिर आप लास्ट में CI का फॉर्मूला लगा दो। ये कट गया 25 टाइम्स में और ये कट गया 10 टाइम्स में। नाउ 7, ये कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर 729 है ना, 729 में 10 का इंटू किया 7290, दैट इज़ योर कंपाउंडेड अमाउंट। बट आंसर क्या है, हमें CI निकालना है। तो CI का क्या फॉर्मूला होता है, CI का फॉर्मूला होता है सिंपली कंपाउंडेड अमाउंट में से प्रिंसिपल आप घटा दो। तो कंपाउंडेड अमाउंट कितना है आपका 7290, 7290 में से P कितना है आपका 6250, तो 6250 को आप एलिमिनेट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा CI हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1040, ये क्या आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। कब के केस में आएगा, जब आपका SI वाले का सेम PRT का यूज़ करेंगे तब। और पहले कंडीशन क्या थी कि P अननोन था, तो पहले हमने विद द हेल्प ऑफ दिस SI फॉर्मूला हमने पहले P कैलकुलेट किया, P के बाद होल वैल्यू लगा के A कैलकुलेट किया। जैसे ही A मिल गया तो ऑब्वियस है A में से P घटा दोगे तो CI आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप CI तक पहुंच जाएंगे, ठीक। अब ये जो करने का तरीका है, आपको फॉर्मेट यहाँ दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए और आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको पता है लैंग्वेज क्वेश्चन देख के समझ में आ गया इसमें ये चीज़ें करनी है। अब ये चीज़ें ऐसे चुटकी बजा के हवा में सॉल्व तो होंगी नहीं, हाथ तो आपको चलाने पड़ेंगे ना, सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े कैलकुलेटिव तो होंगे, तो यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर कैलकुलेशन, ठीक, विद एक्यूरेसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्या लिखा है यहाँ पे। एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ ₹X। मतलब अब यहाँ पे अगेन रुपीज़ हमें डायरेक्टली गिवन है कि वो X रुपीज़ हैं, एट द रेट ऑफ 8% फॉर 3 years, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹4000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 years। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है प्लस थोड़ा हाई लेवल कंटेन करता है, ठीक है। तो अगर आप किसी CSET के अलावा किसी दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करें जिनमें मैथ्स आता है, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस के साथ जा सकते हैं। रीसेंट वीडियो पे सिंपल इंटरेस्ट वाले पे आई थिंक किसी ने पूछा था कि SSC CGL के लिए ये सफिशिएंट है कि नहीं, तो डेफिनेटली जो भी टॉपिक मैं हाई लेवल के जो क्वेश्चन रख रही हूँ दे कैन ईजिली आप उनको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस के साथ आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। चलो अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी उन एग्जाम्स में देखने को मिलता है, चाहे आप SSC CGL या CHSL की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे लेवल वहाँ पे भी काउंट किए जाते हैं, ओके। तो आप इस तरीके से जा सकते हैं इन क्वेश्चंस के साथ भी। अदरवाइज अगर हम CSET की बात करें तो CSET के हिसाब से तो मोर देन सफिशिएंट है ये सब चीज़ें, ओके। चलो क्या क्वेश्चन है, X रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। मतलब I इक्वल्स टू X रुपए की राशि है, 8% की दर है, 3 साल का जो साधारण ब्याज है, मतलब ये 4000 रुपये की राशि पर, ठीक है, 4000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर है। तो देखो करना क्या है आपको, एक पोर्शन आपका SI का है विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ दी CI, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जो कह रहा है पहले आप उसको उस तरीके से फ्रेम करके देख लीजिए। मतलब ये जो SI है ये CI के आधे के बराबर है, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो अब यहाँ पे हमें CI नहीं पता है, तो पहले कंडीशन क्या दिख रही है कि आपको CI कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना। तो कैसे करोगे, आपको पता है CI का फॉर्मूला होता है A माइनस P, या तो ये फॉर्मूला होता है या तो CI का ये फॉर्मूला भी होता है कि A की जगह पे आप ये वाला फॉर्मूला रख दो 1 + R/100 टू द पावर T माइनस P। इस फॉर्मूले के साथ भी आप जाके CI डायरेक्टली निकाल सकते हो।
तो तरीका मेरा आपको बताने का है कि कितने तरीके से वो चीज़ सॉल्व की जा सकती है, करना आपको है कि आप कौन सा तरीका अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक, तो डायरेक्टली हम ए निकाल सकते हैं। ए कितना है हमारा, ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका 4000 रुपीज़ की राशि है, मतलब 4000 आपका प्रिंसिपल है, होल वैल्यू कॉन्सेप्ट लगा दो, रेट कितनी है 10%, 10% की होल वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/10। ठीक है, तो 11/10 इंटू 11/10 दो बार कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 121 इंटू 40। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। ठीक, ये हो गया 4840, ये डायरेक्टली निकल गया आपका क्या अमाउंट। ठीक है, तो सीआई के लिए आप अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, तो सीआई कितना हो जाएगा आपका 4000 इसमें से निकल जाएगा, तो 840 आ जाएगा आपका क्या सीआई। ठीक है, तो सीआई का आधा अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो सीआई इस वाले पोर्शन को आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है कि x इंटू 8 इंटू 3/100 इक्वल्स टू सीआई कितना है 840 डिवाइडेड बाई 2। क्यों डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन में कहा है। ठीक, अपने मन से नहीं कर रहे हैं हम। ओके, नाउ अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। ठीक है, और x की वैल्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में निकाल के बताएंगे कि वो कितनी होगी। कुछ नहीं करना है, 8 से 840 यहीं के डिडक्ट हो जाएगा, 2 से 100 यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, जो बचा उसमें 3 से क्या कर दोगे आप कैलकुलेट कर दोगे या भाग, जो भी यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन फ्रेम करके मैंने आपको दे दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर डेफिनेटली कीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके का है और हमें उसको कैसे टैकल करना है। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर इसको रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI of 2 years at the rate of 8% on a fixed amount is ₹8, then find the amount। ओके, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपये है, तो वह राशि आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप सिंपल D इक्वल्स टू PR² बाय 100², ये वाले फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे D का मतलब है डिफरेंस, P का मतलब है प्रिंसिपल, R मीन्स रेट और बाकी ये फॉर्मूला। ठीक है, तो डिफरेंस आपको कितना दिया है 8 रुपीज़, P कितना है वही तो हमको फाइंड आउट करना है, राशि ज्ञात कीजिए, मतलब P आपको निकालना है। R कितना है 8%, मतलब 8 का स्क्वायर और यहाँ पे 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूले में है R² बाय 100²। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये 8 से 8 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू P इंटू 8/100 इंटू 100। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 100 का स्क्वायर मीन्स 100 को 2 बार लिख दिया, 8 स्क्वायर में से 8 चला गया यहाँ से और ये P पहले से था और P ही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 0 ज़ा। ठीक है, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 0 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 25 ज़ा। ओके, ऊपर क्या बचा 1, तो ये जो 25 इंटू 50 है, तो देखो 1 इंटू 50 इंटू 25, ये सारी नीचे वाली वैल्यू उधर चली जाएंगी, इक्वल्स टू P, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो इसमें आप इंटू कर दीजिए 25, 0 ज़ा 25 और सॉरी 0 और 125। ठीक है, 125, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 1250। ठीक, तो ये जो 1250 है ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आपने देखा क्वेश्चन कितना मतलब सिंपल है, आप उसको सिर्फ इस फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, D इक्वल्स टू PR² बाय 100² के बेसिस पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए
फॉर्मेट देखिए, दिमाग में बिठाइए और फटाफट सॉल्व कीजिए। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पेपर में देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 in 2 years is 800, तो व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ द इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे रेट मिसिंग है। ठीक है, तो भी आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। किस तरीके से करोगे, आपको पता है डिफरेंस वाला है तो पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। यहाँ पे हमको डिफरेंस पता है कितना है, कितना है द डिफरेंस 20,000 रुपये में 2 वर्षों पर अंतर 800 रुपये है। ठीक है, 800 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 800 लिख दो। P कितना है 20,000, तो P की जगह पे 20,000 लिख दो। R आपको निकालनी है तो R को एज इट इज रहने दो, और 100 का स्क्वायर मतलब 100 का 2 बार मल्टीप्लाई। ओके, नाउ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 कट गए। तो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 400, और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर। तो देखो अब हमको तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं निकालनी, हमें क्या निकालनी है, सिंगल आर की वैल्यू। ठीक, तो अब आप यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 400 में स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 400 अंडर रूट इक्वल्स टू आर। ठीक, तो 400 जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 20, और ये हो गया आर, मतलब आर इक्वल्स टू आर परसेंट इक्वल्स टू क्या आ गया 20%, क्योंकि रेट हमारी प्रतिशत में होती है, इसलिए जो वैल्यू निकल रही है दैट विल बी काउंट इन द फॉर्म ऑफ परसेंट। ठीक, तो आपने देखा एक ही क्वेश्चन था, यहाँ पे हमको P फाइंड आउट करना था, R और D गिवन थे। ठीक, इसी को दूसरे तरीके से पूछ लिया उसने कि P और D गिवन थे, R फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से करोगे। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, और हाँ स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालते भी आपको आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 20 तक के आपको टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब कुछ आपको पता होने चाहिए। ठीक, ताकि एटलीस्ट ये चीज़ें हमें पेपर में कैलकुलेट ना करने बैठना पड़े। ओके, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखते ही बन जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। ओके, देख रहे हो ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने CI के बेसिस पे भी किए थे, अब ये सॉरी SI पे किए थे, अब CI पे देखिए इसका क्या रोल है। जबकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाता है तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखिए आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो हमें यहाँ पे P नहीं पता है। ठीक, अ सम ऑफ मनी, वी डोंट नो व्हाट इज द सम ऑफ मनी, बट क्वेश्चन इज कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे वो 3 साल में 8 गुना हो रही है। तो मैंने क्या बताया था, मिलने वाली अमाउंट या राशि अगर प्रिंसिपल से ज़्यादा है तो वो क्या होगी, मिश्रधन या फिर अमाउंट, है ना। तो आपको नहीं पता तो आपने मान लिया कि मूलधन क्या है आपका P है, और जो अमाउंट है वो क्या है आपका 8P। क्यों 8P, बिकॉज वो खुद की 8 गुनी हो जा रही है, मतलब 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, है ना। तो P का 8 टाइम्स 8P। ठीक, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि अगर मूलधन P है तो अमाउंट 8P होगा। ओके, नाउ टाइम आपको दिया है 3 इयर्स। ओके, तो आपको यहाँ पे रेट निकालनी है। क्वेश्चन किसका है, CI का। अब यहाँ पे हम होल वैल्यू नहीं लगा सकते बिकॉज रेट ही मिसिंग है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, A इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T। तो A की जगह पे आप रख दो 8P, P की जगह पे P, 1 प्लस R आपको फाइंड आउट करना है, और T आपको कितना गिवन है 3 इयर्स। ठीक, P से P कट गया। ओके, तो देखो ये हो गया 8, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस R बाय 100 होल टू दी पावर 3। तो देखो अब यहाँ पे जो वैल्यू होती है, जब भी हमको रेट या टाइम निकालना होता तो ये वाली वैल्यू इन्हीं वाली वैल्यू का कनेक्शन होती है। तो हम 8 को
क्यूब के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो 8 को हम क्यूब के फॉर्म में 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज 2 का जब आप 3 बार इंटू करोगे तो 8 आएगा। तो या तो 8 को 2 क्यूब लिखो तो भी वही मतलब है, या 2 क्यूब को 8 लिखो तो भी वही मतलब है। तो वी कैन राइट 8 एज अ 2 क्यूब। ओके, और यहाँ पे 1 प्लस r बाय 100 होल पावर 3। ठीक, तो देखो अब क्या करना है आपको, तो अब आप क्या करोगे, ये क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा 2 इक्वल्स टू 1 प्लस r बाय 100। आप देखिए 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू r बाय 100। तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 इक्वल्स टू r बाय 100। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू 100% लिख सकते हैं कि नहीं, r इक्वल्स टू 100%। क्यों? क्योंकि ये वाला 100 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो r की वैल्यू डायरेक्ट निकल के कितनी आ जाएगी, 100%। ठीक, तो आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में ना तो हमें प्रिंसिपल गिवन था, ना ही हमें अमाउंट गिवन था, बस उसका टाइम्स गिवन था कि जो अमाउंट है वो मूलधन यानी कि उस धनराशि का क्या है, 8 गुना है। तो उस बेसिस पे हमने एज्यूम करके आर को कैलकुलेट कर लिया। अब ये वाले क्वेश्चन को तो आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा, आप इसके लिए कुछ ऐसा शॉर्टकट वगैरह उस पर नहीं जा सकते। ठीक, इनको सॉल्व करने का यही तरीका है। ओके, क्योंकि जहाँ होल वैल्यू लग सकती है वहाँ पे मैं उस तरीके से सॉल्व करा रही हूँ, जहाँ पॉसिबल ही नहीं है तो वहाँ आपको गो विद द फॉर्मूला। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जब भी इस टाइप की रेट आ जाए ना तो थोड़ा उसको केयरफुली किया करो। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की कितने परसेंट दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 रुपये हो जाएंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 1728 विल बिकम 2197 एट द रेट ऑफ दिस परसेंट। ओके, तो आपको बताना है कि टाइम कितना होगा, कि कितने ईयर्स में वो चीज़ इतनी हो जाएगी। तो अगेन क्या बोला था मैंने, मिलने वाली अमाउंट अगर मूलधन से ज़्यादा है तो वो क्या है, मिश्रधन। तो आपको पता चल गया P कितना है और A कितना है और रेट कितना है। ओके, तो सेम इसी फॉर्मूले से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे आराम से। तो ये वाले फॉर्मूले को तो भाई आप दिमाग में बिठा लो। ठीक, A की वैल्यू कितनी है 2190 2197 सॉरी, P कितना है 1728। ओके, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 8 1/3% डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर T। T आपको नहीं पता, वो आपको निकालना है। अब देखिए ये जो 8 1/3 है, 8 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 25/3% हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो 2197 इक्वल्स टू 1728 1 प्लस 25/3 और यहाँ पे एक 100 है तो दिस विल बी 300। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो यहाँ तक। नाउ अब आप आगे सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं करना, सिंपली सॉल्व करना है। तो देखो 2197 इक्वल्स टू 1728 ब्रैकेट में 1 प्लस 25/300 होल टू द पावर T। T आपको निकालना है, ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पहुँचा दो। 2197 डिवाइडेड बाय 1728 इक्वल्स टू 1 प्लस 25/300 होल टू द पावर T। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा 12 बार कट जाएगा ये, और ये एक बार। ठीक है, क्योंकि 25 6 ज़ा 150 और 150 का डबल है 300, तो 6 का डबल 12। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया 2197 डिवाइडेड बाय 1728 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/12 होल टू द पावर T। ठीक, तो 2197
डिवाइडेड बाय 1728, 1728 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13/12, 13/12 होल पावर टी। अब देखिए जब भी आपको ऐसी इक्वेशन फंसे तो यहाँ पे जो बच रही होती है ना वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू इसी का मल्टीपल होती है, किसका 13/12 का। जैसे यहाँ पे भी 13/12 होल वैल्यू दिख रही है आपको, ये आपको एक्सपेंडेड वैल्यू दिख रही है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए हिंट है कि ये इन्हीं का मल्टीपल है यहाँ पे, तभी बेस सेम होंगे तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, इसको 13 बनाओगे और इसको 12 बनाओगे, तो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, मतलब ये 144 से ज़्यादा है, तो एक बार और 12 का इंटू करके देख लो। ठीक है, तो 12 4 जा 48, मतलब लास्ट में 8 आ रहा है, मतलब 12 का ये जो क्यूब होगा ना, 12 का क्यूब जो होगा वो कितना हो जाएगा 1728। ठीक है, और ये किसका हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर ये 12 का क्यूब है तो ये 13 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप कर दीजिए इसको 13/12 का क्यूब इक्वल्स टू 13/12 होल पावर टी। ठीक, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 13/12 से 13/12 कट जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टी, और यही क्या होगा आपका आंसर। ओके, तो आपने देखा हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। यहाँ पे जो वैल्यू बच रही होती है ये वैल्यू इसी का मल्टीपल होती है। अब डायरेक्टली आपको 2197 टेबल का नहीं पता कि ये कितने बार के मल्टीपल में आता है, तो आपको हिंट डायरेक्ट गिवन है कि कुछ ना कुछ कर लो, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, ये जो वैल्यू है ये इसी का मल्टीपल है। ठीक, तभी यहाँ पे टी कैलकुलेट होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन में ए और पी डायरेक्ट गिवन थे, आर भी गिवन था इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल के हमने उसको टी तक यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं भाई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देखो अब यहाँ पे भी क्वेश्चन की लेंथ आपको बड़ी मिल सकती है, लेकिन करना उसमें भी वही रहता है, एग्जामिनर का काम बस ये है कि वो आपको कंफ्यूज करे। आप सोचो कि इतनी बड़ी लेंथ का क्वेश्चन है, इसको तो देखना ही नहीं मुझे, इसको मैं लास्ट में देखूंगा या देखूंगी, और फिर लास्ट में जाके मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। बट क्वेश्चन में उतना कुछ वैसा रहता नहीं है जैसा क्वेश्चन को दिखाया जाता है, तो आप उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना सीखिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि रघु कोई पर्सन है भाई, ओके, तो वो अपनी 16 इयर्स की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक, कोई स्कीम निकली है, उस पे रघु ने अपनी बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट किया, कितने का 5 लाख का। ठीक, जिसमें वार्षिक आधार पर 5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। मतलब क्वेश्चन किसका है, सीआई के केस पे है। ठीक, तो पुत्री की उम्र 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि कितनी होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो ये देख लीजिए क्या क्या आपको गिवन है। तो आप देखेंगे कि उसने एक स्कीम में 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, मतलब पी कितना है यहाँ पे, पी है आपका 5 लाख रुपीस। ओके, रेट बोल रहा है कि 5% पे उसने डाला था इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब ये जो टाइम है, तो टाइम आपको डायरेक्टली गिवन ना होके किस फॉर्म में दिया है, देखो उसकी बेटी कितने ईयर्स की थी, 16 ईयर्स की, कब, जब उसने ये इन्वेस्टमेंट किया इस स्कीम पर। अब पूछ क्या रहा है आपसे कि पुत्री की उम्र 18 ईयर्स होने पर, तो कॉमन सेंस लगाइए, 16 ईयर्स की थी तब उसने 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, 18 वर्ष की हो गई तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ आपको ये बताना है। ठीक है, तो मतलब टाइम कितना हो गया, 16 साल से 18 साल, मतलब 2 ईयर्स का टाइम हो गया। तो यहाँ पे टाइम डायरेक्टली ना गिवन होके इन द फॉर्म ऑफ एज गिवन है। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के चलना है कि टाइम हमें क्या लेना है, 1 ईयर लेके मत कर देना। ओके, 2 ईयर की बात है। नाउ तो आपको सिंपल ए निकालना है, तो
5 लाख हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस आर कितना है 5। हाँ, डायरेक्टली हम यहाँ पे होल वैल्यू लगा सकते हैं क्योंकि हमें रेट गिवन है ना, और सीआई के केस में होल वैल्यू किस में निकलती है, रेट परसेंट पे। तो रेट कितनी है 5%, तो होल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5/100 मतलब 1/20, और 1/20 मतलब 21/20, ठीक है। तो 21/20 कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स, तो 2 बार इंटू कर दो, ओके। 1 2 1 2 2 0 कट गए। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 2 2 0 आ गए, ठीक है। उसके बाद ये वाले 2 से भी ये कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10 और ये 0, ठीक है। तो मतलब A इक्वल्स टू ये कितना हो गया 441 इंटू 1750। अब ये दोनों का इंटू आप कर लेना, ठीक, 441 और 1750 का, तो ये क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आ जाएगा, ठीक है, कि उसको कितनी राशि प्राप्त होगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फिर इन क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी ऐसे अनअवेयर नहीं होंगे कि हमने बिल्कुल ही नहीं किया, है ना। अगर आप इतने क्वेश्चन भी करके चले जाते तो आपका सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर हम अदर एग्ज़ाम्स की भी बात करें, अदर वनडे एग्ज़ाम्स की भी, तो डेफिनेटली मैं उन लेवल्स को भी यहाँ पे हाई लेवल में कवर करती हूँ कि आपके लिए भी वो, अगर आप किसी और एग्ज़ाम को भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी उसका फ़ायदा मिल सके, ओके। तो आज हम अच्छा एक और क्वेश्चन है, स्कोर कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखिएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कई बार पेपर में देखने को मिलते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक। अगर आप दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है और वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 16 गुना हो जाएगी, ठीक। क्या क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से कीजिएगा। देखो ये टाइप के क्वेश्चन सिंपल एक फॉर्मूला होता है n1 की पावर t2 इक्वल्स टू n2 की पावर t1। इस फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक। ये जो मल्टीपल टाइम्स इटसेल्फ वाले क्वेश्चन होते हैं इनको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या n1 क्या t1 क्या t2 है, तो n1 मतलब पहला वाला गुना, कितना गुना हो रहा है, और t1 मतलब पहला वाला टाइम कि कितने टाइम पे वो चीज़ उतनी हो रही है, ठीक है। तो n1 अगर आप देखेंगे तो n1 कितना है 8 गुना और t1 कितना है 3 साल में, ठीक। और n2 की तरफ अगर आप जाओगे तो n2 इज 16 गुना और t2 आपको बताना है कि कितने साल में। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो सिंपल, ये वन लाइनर फॉर्मूले का यूज़ करके। n1 मतलब 8 और t2 मतलब आपको फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू n2 मतलब 16 और t1 मतलब 3, ठीक। ये देख लिया आपने। अब देखो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब और यहाँ पे पावर में t2 तो लगा ही है। इसके अलावा 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर 16, और 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर 4 के लिए, ठीक। तो मतलब ये हो गया 16। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 16 को कि नहीं लिख सकते, मीन्स 2 की पावर कितना लिखोगे 4, ठीक, इक्वल्स टू 16 और ये होल पावर 3 तो पहले से थी ही, ठीक है। हमने 16 को 2 के मल्टीपल में चेंज किया है, वाई, बिकॉज यहाँ पे 8 को हमने 2 के मल्टीपल में चेंज किया। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था क्या, हाँ, इसके पहले 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि पार्ट्स को इक्वल करने के लिए बेस का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बेस को एक सा करने के लिए कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 3 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 3 ज़ा 12, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 3t2, ओके। तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे
3t2 इक्वल्स टू 12, तो t2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 4 are 12, मतलब 4 का मतलब है यहाँ पे 4 years, मीन्स वो जो राशि है वो 4 साल में 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इस तरीके के ये जो गुना गुनी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी पेपर में देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा फॉर्मेट लेके बैठ जाते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, बट आप सिर्फ इस बेसिस पे इसको विदिन 10 से 15 सेकेंड में आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश होता है। इस सिंगल वीडियो में हमने वो सारे टाइप कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इतना ही कर लीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस लगाइए, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। ओके, चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक, चलिए, और अपनी तैयारी को आप अच्छे से करते रहिए। ठीक, जो भी किसी को कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।